हेलो स्टूडेंट। आज हम यूँ कहें कि एक ऐसा टॉपिक जो होना तो ये चाहिए था, शुरू में ही लेना चाहिए। एक ऐसा विषय जिसे आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, या यूँ कहें कि कई बार स्टूडेंट उसको इग्नोर भी करते हैं। लेकिन इस टॉपिक को लास्ट में रखने का मकसद ही ये था कि इस पे डिटेल से चर्चा की जाए आपसे, आपको इसकी गहराइयों को समझाया जाए और इत्मीनान से चर्चा को थोड़ा व्यापक दायरा दिया जाए। टॉपिक आप स्क्रीन पे देख सकते हो। हमारा टॉपिक स्टूडेंट मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। जैसे ये नाम आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, एक स्वाभाविक आपकी प्रतिक्रिया ये होती है कि अच्छा मौलिक अधिकार जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थर्ड क्लास से शुरू कर देते हैं, और जो थर्ड क्लास से शुरू हो गया उसमें ऐसी क्या नई बातें होगी। लेकिन देखिएगा, मेरा ऐसा मानना है कि पूरा इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, या हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी जोड़ दें। ये एक ऐसा पार्ट है जिसकी संविधान में सबसे ज़्यादा व्याख्या हुई है, विशेषकर फंडामेंटल राइट्स की जिसकी सबसे ज़्यादा व्याख्या हुई है, उसमें कितना इंटरप्रिटेशन हो सकता होगा। इसीलिए मौलिक अधिकारों को हम एक अलग नज़रिए से, एक डिटेल नज़रिए से देखेंगे। लेकिन एक आर्टिकल, शायद एक क्लास हो सकता है, इसलिए हम एक मिडिल पथ का चयन करेंगे। अगर जुडिशरी के हिसाब से देखते हैं, लोग के हिसाब से देखते हैं, बहुत डिटेल है। हम एक मिडिल पथ का चुनाव करेंगे और पूरे मौलिक अधिकारों को कोशिश करेंगे 3 क्लासेज में देखते हैं, या होगा तो 4 क्लासेज में समेटने की कोशिश करेंगे। और वो सारी बातें जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। लेकिन टॉपिक की शुरुआत से पहले सीधे ही हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर जाए, हमारी चर्चा यहाँ से हम शुरू करते हैं कि आखिर ये अधिकार क्या होते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकार में 2 शब्द थे स्टूडेंट, नहीं राइट्स क्या। मौलिक अधिकार में 2 शब्द थे, अभी हमने देखा। एक शब्द क्या है, एक शब्द हमारा मौलिक है, दूसरा शब्द हमारा अधिकार है। अंग्रेजी में गए तो फंडामेंटल राइट्स। कौन से राइट्स? जो फंडामेंटल हो। फंडामेंटल का मतलब थोड़ा सा समझिएगा कि फंडामेंटल का मतलब जैसे फंडामेंटल नीड्स नहीं है, ये मेरी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को जानने से पहले हमको ये तो जानना पड़ेगा ना कि राइट्स क्या है। फिर ये जानना पड़ेगा कि राइट्स कितने प्रकार के होते हैं, उनमें फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं। इसलिए सबसे पहले मैं इसी बात की शुरुआत कर रहा हूँ, और मैं आपको यही चीज़ सबसे पहले आपके सामने थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा कि अधिकार किसे कहते हैं, नहीं राइट्स किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब भी अधिकार की बात करते हैं तो उसके साथ एक वर्ड और आ जाता है, और वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है कर्तव्य। अंग्रेजी में से कहें तो ड्यूटीज। नहीं, जब भी हम अधिकार की बात करते हैं तो साथ में जुड़ा हुआ एक शब्द क्या जाता है? ड्यूटीज, कर्तव्य। तो फिर हम अधिकार और कर्तव्य, ये 2 अलग अलग चीजें हैं, या ये है क्या? सामान्य अर्थों में इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो एक कॉमन मैन की दृष्टि से, एक सामान्य भाषा में हम अधिकार की बात करें तो ये होगा, अधिकार वो है जिसमें कुछ लेना होता है, जिसमें कुछ लेने का भाव होता है। ये मेरे राइट्स है। जब हम ये बात कहते हैं तो इसमें ये बात छुपी हुई लगती है कि मुझे ये चाहिए, ये मेरे को चाहिए, ये डिमांड, ये मांग, ये मैं ले रहा हूँ, मुझे चाहिए। लेकिन जब ड्यूटी की बात आती है
जब कर्तव्य की बात होती है तो फिर हम क्या कहते हैं, ये मेरा ड्यूटी है, ये काम आपको करना चाहिए। तो जैसे ही ड्यूटी की बात आती है तो क्या हो जाता है, देने का भाव आ जाता है। अधिकार में हमेशा लेने का भाव है, कर्तव्य में हमेशा देने का भाव है। इसीलिए दूसरे शब्दों में और एक और सरल शब्द हम कह सकते हैं कि चूंकि इसमें लेना है, इसलिए अधिकार लाभ की स्थिति है और कर्तव्य हानि की स्थिति है। ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कर्तव्य में देना पड़ता है, अधिकार में लेना पड़ता है, इसलिए प्रॉफिट की सिचुएशन है। ये तो मैं सामान्य सी बात कर रहा हूँ, लेकिन अब हम थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं कि राइट्स क्या है और ड्यूटी क्या है। स्टूडेंट, अधिकार लेने का भाव है, लेकिन क्या अधिकार किसे कहते हैं? तो राज्य की संकल्पना में, समाज की संकल्पना में अधिकार क्या है, ये देखने की बात है कि अधिकार क्या है। इसकी डेफिनेशन में जब जाते हैं तो अधिकार क्या है? अधिकार नागरिकों के या किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के समूह के वे दावे हैं। क्या है? गौर कीजिएगा, वे दावे हैं जिन्हें समाज या हम कहें तो राज्य से औचित्यता का मतलब लिजिटिमेसी प्राप्त हो जाए। नागरिकों के वे दावे, लोगों के वे दावे, किसी व्यक्ति के वे दावे जो उचित हो और उचित होने के पश्चात राज्य या समाज जिसे लिजिटिमेसी प्रदान करते कि ये तो ठीक दावे हैं। तो नागरिकों के या व्यक्ति के या व्यक्तियों के समूह के वो दावे ही राइट्स कहलाते हैं। बात समझ आई? अधिकार वे दावे हैं जिन्हें राज्य या समाज द्वारा औचित्यता प्रदान कर दी जाए, ऐसे दावों को अधिकार कहते हैं। तो फिर कर्तव्य क्या है? कर्तव्य वे है जो करणीय है, जो करने योग्य है। किसी व्यक्ति के वे नैतिक दायित्व बोध जो करने योग्य है, वो क्या है? कर्तव्य है। कर्तव्य में थोड़ा नैतिक फुट आता है, अधिकार में कानूनी फुट ज्यादा आता है। इसीलिए जहां आपको पता हो कि जहां जो व्यवस्थाएं होती है, जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, वहां अधिकारों की बात ज़्यादा होती है। और जहां डिक्टेटरशिप स्टेट होते हैं, जो तानाशाही राज्य होते हैं, वहां कर्तव्य को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है। लोकतंत्र का नाम भी तो यही है ना, कि नागरिकों के अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। और तानाशाही व्यवस्था क्या कहेगी? नागरिकों को सिखाएगी कि आपके ये कर्तव्य हैं। तो अधिकार और कर्तव्य की मैंने मोटी मोटी डिफरेंस मैंने आपको बताया स्टूडेंट। जब ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ तो निश्चित तौर पर इस पूरे अंतराल को समझने के पश्चात आपके दिमाग में एक बात स्पष्ट हो गई कि अधिकार और कर्तव्य दो विपरीत विरोधी संकल्पनाएं हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। गलत? ये तो साफ दिख रहा है कि एक में लेने का, एक में देने का, एक लाभ की स्थिति, एक हानि की स्थिति, एक में कानूनी पक्ष, एक में नैतिक पक्ष, सारी चीजें तो उल्टी है। नहीं स्टूडेंट, बेसिकली अधिकार और कर्तव्य दोनों ही सिक्के के दो पहलू माने गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या नई बात कह दिया। हाँ, अधिकार और कर्तव्य में कोई अंतर नहीं है, बल्कि दृष्टि भेद का अंतर होता है। किसी के अधिकार, किसी के कर्तव्य होते हैं।
गौर से सुनिएगा। किसी एक के अधिकार किसी अन्य के कर्तव्य होते हैं और किसी के कर्तव्य किसी अन्य के अधिकार होते हैं। चश्मे का दृष्टिभेद का अंतर है। कैसे? आप ये देखिएगा, जिसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपके और मेरे बीच की बात ही कर लेते हैं। आप का ये अधिकार बनता है यहाँ कि मैं आपको किसी विषय की सारी तथ्यात्मक जानकारी देते हुए उन्हें बहुत अच्छे से स्पष्ट करूं। यह आपका राइट है। तो मेरी दृष्टि से अगर मैं देखूं तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अगर आपके लिए कोई क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं तो फिर पूरी तैयारी के साथ आऊं, और जब आपसे बात कर रहा हूं तो फिर सिर्फ आप ही से बात करूं और उस टॉपिक के सारे पहलुओं को इत्मीनान से आपको समझाऊं। एक टीचर के रूप में जो मेरी भूमिका होनी चाहिए वो मैं निर्वहन करूं। ये मेरा क्या है? ये कर्तव्य है। तो अधिकार और कर्तव्य बेसिकली दृष्टिभेद का फर्क है। नागरिकों के जो अधिकार होते हैं बेसिकली राज्य के वो क्या होते हैं? कर्तव्य। और ये बहस आगे चल करके मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्वों में तब्दील होती भी है हमारे यहाँ, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य हैं और मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकार है। तो दोनों में बड़ा कौन? आगे चल के सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या इसी तरह से करती हुई मिलेगी आपके सामने कि भाई अधिकार और कर्तव्य कोई अलग थोड़ी है। जो राज्य के कर्तव्य हैं वो नागरिक के अधिकार है और जो नागरिक अधिकार है वो राज्य के क्या है? कर्तव्य है। इसलिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ही मैंने एक धीरे और लंबी शुरुआत की, लेकिन इससे आपकी एक नींव और आपका बेस स्पष्ट हो गया होगा और मजबूत बन गया होगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज ड्यूटी एंड रिलेशन बिटवीन राइट एंड ड्यूटीज। क्या रिलेशन है? दोनों में सप्लीमेंट्री का रिलेशन है, दोनों में पूरकता का संबंध है। दोनों सिक्के के दो पहलू है, एक दृष्टि से जिसके अधिकार होते हैं, अन्य दृष्टि से जिसके कर्तव्य होते हैं। तो ये हमने एक बात कही, अधिकार क्या और कर्तव्य क्या। अब स्टूडेंट यहाँ से दूसरी बात शुरू होती है, और बात शुरू होती है कि अधिकार नागरिकों के वे दावे हैं जिन्हें राज्य या समाज औचित्यता प्रदान करें। तो फिर अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, इसलिए अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे कि अधिकारों के प्रकार, और उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है। अधिकारों के प्रकार, इसे समझने का प्रयास करेंगे और इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या। स्टूडेंट बेसिकली अधिकारों को बहुत सारे प्रकारों में बांट सकते हैं, लेकिन मैं मोटे तौर पर पहले इन्हें दो ही भागों में बांटूंगा, सिर्फ दो भागों में। एक वो अधिकार, सिर्फ दो भागों में बांट रहा हूं, और आप इसे समझिएगा। एक वो अधिकार जिन्हें मैं प्राकृतिक अधिकार कहूंगा, नेचुरल राइट्स। एक वो अधिकार जिन्हें मैं प्राकृतिक अधिकार कहूंगा, नेचुरल राइट्स कहूंगा। एक वो अधिकार जिन्हें मैं कानूनी अधिकार कहूंगा, लीगल राइट्स। तो अधिकार दो भागों में बांटा। प्राकृतिक अधिकार और कानूनी अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार है, इनका अंतर इस आधार पे हम वर्गीकरण कर रहे हैं कि अधिकारों का स्रोत क्या, सोर्स ऑफ द ऑथोरिटी क्या। प्राकृतिक अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकार वो है जिनका स्रोत क्या है? प्रकृति, जो नेचर से प्राप्त होते हैं। थोड़ा और व्यापक देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिनका स्रोत ईश्वर हो, क्योंकि प्रकृति को ही हम ईश्वर भी कह देते हैं। तो जो ईश्वर से प्राप्त अधिकार हो, जो प्रकृति से प्राप्त अधिकार हो, और जो प्रकृति और ईश्वर से प्राप्त अधिकार होते हैं वो कैसे अधिकार होते हैं?
वो सबके लिए समान होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। इसलिए ये अधिकार कैसे होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। मतलब सब लोगों के लिए समान अधिकार होते हैं, प्रकृति से प्राप्त है। और जो प्रकृति से प्राप्त होगा, जो सार्वभौमिक होगा, स्टूडेंट वो कैसे होंगे? ये जन्मजात होंगे, क्योंकि जन्म से ही ये अधिकार प्राप्त होते हैं। तो बाई बर्थ होते हैं, सबके लिए एक जैसे होते हैं, सब प्राणियों को मिलते हैं। नहीं, सब प्राणियों को मिलते हैं। जन्मजात सार्वभौमिक का मतलब मनुष्य को भी मिलते हैं और जीव जंतुओं को भी मिलते हैं। जब मनुष्य को भी मिलते हैं और जीव जंतुओं को भी मिलते हैं, और सबको क्या मिलते हैं? समान रूप से मिलते हैं, इसलिए सार्वभौमिक है, जन्मजात है। कानून द्वारा संरक्षणीय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कानून द्वारा इनको संरक्षण मिले, लेकिन ये प्राकृतिक अधिकार है। एक प्राकृतिक अधिकार की चर्चा हम पूरे संविधान में जगह जगह करते आए हैं, नेचुरल जस्टिस। और वो क्या किया है आपको पता है? बार बार किया है। क्या किया है? कि विक्टिम कैन नॉट बी जज। पीड़ित पक्ष या पीड़ित पक्ष से संबंधित पक्ष कभी निर्णय या न्यायाधीश की भूमिका में नहीं हो सकता। बार बार किया है इसका जिक्र। जब भी हम राष्ट्रपति और राज्यपालों की डिस्क्रिशनरी पावर देखते हैं, हमने यही देखा कि जहाँ जहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इंटरेस्ट निहित है, वहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल सविवेक से निर्णय ले सकते हैं। और हमने इसके पीछे बार बार क्या बताया कि ये नेचुरल जस्टिस के कारण ऐसा होता है। तो नेचुरल जस्टिस बहुत सारे हैं, नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि नेचुरल जस्टिस वो है जो प्रकृति से मिलते हैं। और नेचुरल जस्टिस के बारे में ऐसी मान्यता है कि अधिकार सब अधिकारों से ऊपर है। कानून की परिभाषा में चाहे ये डिफाइन हो या नहीं हो, लेकिन अगर किसी कानूनी अधिकार की और प्राकृतिक अधिकार में विरोधाभास उत्पन्न हो, तो प्राकृतिक अधिकार को सुप्रीम मान्यता प्राप्त होती है। एक परंपरा है, और दुनिया की सभी जुडिशरी सिस्टम ने नेचुरल राइट को सुप्रीमेसी दी है। तो ये तो हुआ प्राकृतिक अधिकार। दूसरा होता है कि कानूनी अधिकार क्या है? वे अधिकार जिनका स्रोत क्या हो? कानून हो। या जो सबसे बड़ा कानून होता है वो क्या होता है? संविधान होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिनका स्रोत संविधान हो, वो क्या है? कानूनी अधिकार। जो कानूनी अधिकार होते हैं वो क्या होंगे? न्यायालय द्वारा क्या होंगे? संरक्षणीय होंगे, परिवर्तनीय होंगे, वाद योग्य होंगे। संरक्षणीय होंगे, परिवर्तनीय होंगे, वाद योग्य होंगे। कानूनी अधिकार होते हैं, कानून और संविधान द्वारा मिले। तो अभी तो मैंने 2 अधिकारों में वर्गीकरण किया, लेकिन स्टूडेंट यहाँ हम देखेंगे कि जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं, इसमें एक अधिकार और निहित है इसी प्राकृतिक अधिकार में। नहीं, ये प्राकृतिक अधिकार, इसका जब हम सब वर्गीकरण करते हैं तो एक और अधिकार निकल के आते हैं। वो अधिकार है मानवाधिकार। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं ह्यूमन राइट, मानवाधिकार। अब मानवाधिकार क्या है? तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि मानवाधिकार भी नेचुरल राइट्स है। लेकिन कौन से नेचुरल राइट्स ह्यूमन राइट्स होंगे, ये महत्वपूर्ण है। क्या सारे मानवाधिकार प्राकृतिक अधिकार है? हाँ, लेकिन क्या सारे प्राकृतिक अधिकार मानवाधिकार है? नहीं। कहने का मतलब है प्राकृतिक अधिकार व्यापक है, उसके भीतर ह्यूमन राइट्स होते हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स कौन से होते हैं? सवाल ये उठता है स्टूडेंट, ह्यूमन राइट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वे प्राकृतिक अधिकार जो केवल मनुष्य को प्राप्त हो, मनुष्य को मनुष्य होने के कारण जो प्राप्त हो, जो अन्य जीव जंतु को प्राप्त होना जिनके लिए इतना जरूरी नहीं है। जैसे आप कहो कि नहीं ऐसे कौन से अधिकार है? जैसे डिग्निटी का राइट,
नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट, राइट टू इन्फॉर्मेशन का राइट, बहुत सारे अधिकार हैं। तो कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो मनुष्य को मनुष्य होने के वास्ते प्राप्त हो, नहीं है तो वो अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं। मानवाधिकारों की डेफिनेशन को हम सीधे और संक्षिप्त में नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली ये विषय कि कौन से प्राकृतिक अधिकार मानवाधिकार रहेंगे, इसीलिए मानवाधिकारों को हम कोई एक सीमा में नहीं बांध सकते। इसीलिए मानवाधिकारों की संकल्पना सदैव से ही क्या रही है, डायनामिक रही है, गतिशील रही है। मतलब ये बदलते रहते हैं, इसकी व्याख्याएं बहुत बदलती रहती है। मानवाधिकार चूंकि प्राकृतिक अधिकार है, इसीलिए मानवाधिकार भी क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। मानवाधिकार भी सार्वभौमिक होते हैं और मानवाधिकार भी प्रकृति या ईश्वर से प्राप्त होते हैं। जो मूलभूत विशेषताएं प्राकृतिक अधिकारों की है वो मानवाधिकारों को भी हो जाएगी। सिलेबस में क्वेश्चंस में के रूप में मानवाधिकार बहुत सारी तरीके से अलग अलग एंगल से पूछे जाते हैं, और इतनी बात समझने के पश्चात आपको ज़रूर ये स्पष्ट हो गया होगा कि ह्यूमन राइट्स क्या है। बेसिकली स्टूडेंट, ह्यूमन राइट्स की ये जो बात है वो पहले पुराने ज़माने में अलग अलग तरह से रही, लेकिन मूलतः मानवाधिकारों की ये संकल्पना है वो 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो यूएनओ डिक्लेरेशन किया, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन किया, मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया, तब मानवाधिकार एक प्रमुख बहस के रूप में उभरे। और उसके पश्चात तो मानवाधिकार एक बहुत बड़ा विषय के रूप में उभर करके सामने आया। तो मानवाधिकार 10 दिसंबर 1948 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र जारी हुआ, इसीलिए स्टूडेंट बेसिकली 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के रूप में भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एक चीज़ और है, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि जो मानवाधिकार होते हैं, नहीं है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र से इनको एक वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई। समकालीन समय में या धीरे धीरे मानवाधिकार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख या सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके उभरा। इसीलिए मानवाधिकार आज किसी एक देश के अधिकारों की बात नहीं करता, मतलब किसी एक देश के नागरिकों के अधिकार नहीं होते, बल्कि ये दुनिया में सभी नागरिकों के जो भी इस प्लेनेट्स पे है उनके अधिकारों की बात करता है। इसीलिए मानवाधिकारों के बारे में एक शब्द और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रूप से उभरता है, और वो शब्द उभरता है कि मानवाधिकार विश्व संवैधानिकता का एक हिस्सा है। ये ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक हिस्सा है। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि ह्यूमन राइट्स को लेकर के आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मामले चल रहे हैं, बल्कि मानवाधिकारों को लेकर के कोई एक देश दूसरे देश में इंटरफेयर कर रहा है, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से। और मानवाधिकारों की इस विश्व संवैधानिकता की संकल्पना के कारण ही आज कोई भी राष्ट्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब पूर्ण प्रभुसत्ता का दावा नहीं कर पा रहा, क्योंकि राष्ट्रों के भीतर आंतरिक मामलों में ह्यूमन राइट्स को बेस बना करके, ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन को आधार बना करके इंटरफेयर किया जाता है। चाहे वो ईरान का मामला हो, चाहे अभी मध्य एशिया के बहुत सारे देशों में इस तरह के हस्तक्षेप के मामले हो, चाहे उससे पहले इराक और फिलिस्तीन का मामला रहा हो, वहाँ पे जो अमेरिका का और नेटो सेनाओं का जो इंटरफेयर हुआ, उसका जो बेस बनाया गया वो ह्यूमन राइट्स को बनाया गया। एक बात और इसमें बताना ज़रूरी है, एक इंस्टीट्यूशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल। आजकल भारत में आपको पता है ये चर्चा में भी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल बेसिकली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से काम करती है, और यह मानवाधिकारों के संरक्षण में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में काम करती है। भारत में क्यों चर्चा में है? भारत में इसलिए चर्चा में है क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने बहुत सारे कार्यालय बाहर से बंद किए हैं।
और इसने आरोप लगाया है कि भारत में मानवाधिकारों का हनन बड़े स्तर पर हो रहा है। इवन भारत सरकार ने आरोप लगाया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है और इसके कार्यालय को बंद कर दिया जाए। तो इस तरह से जो है मैंने आपको मानवाधिकारों के संदर्भ में थोड़ी सी डिटेल से चर्चा की, क्योंकि ये सिलेबस में अलग अलग जगह अलग अलग तरह से पूछा जाता है। तो अभी हमने क्या चर्चा की, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकारों के बीच में क्या बात की, हमने मानवाधिकार की बात की। दूसरी हमने बात की कि दूसरा कानूनी अधिकार होते हैं। अब सवाल ये उठता है स्टूडेंट यहाँ पे कि ये जो कानूनी अधिकार है, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये जो कानूनी अधिकार है स्टूडेंट, इन्हें भी हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, लीगल राइट्स को भी। कैसे? कानूनी अधिकार को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक कानूनी अधिकार वो जो संवैधानिक अधिकार हो, नहीं, और दूसरे कानूनी अधिकार वो जो संवैधानिक अधिकार हो। नहीं, एक कानूनी अधिकार हो जो संवैधानिक अधिकार हो और दूसरे कानूनी अधिकार हो संवैधानिक अधिकार हो। संवैधानिक को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलते हैं और संवैधानिक को स्टैट्यूटरी राइट बोलते हैं, स्टैट्यूटरी राइट। तो दो प्रकार के अधिकार जो है हम बांट सकते हैं। कैसे बांटें? वो अधिकार जिनका स्रोत संविधान होगा, मतलब जो संविधान के भीतर लिख दिए जाएंगे कानून, मतलब जो सबसे बड़ा कानून है, तो वो संवैधानिक अधिकार हो जाएंगे। और वो अधिकार जो संविधान में नहीं लिखे लेकिन बाद में विधायिका ने या कार्यपालिका ने कानून बना करके नागरिकों को दिए हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? संवैधानिक अधिकार। तो संवैधानिक अधिकार वो अधिकार है जो किसके द्वारा मिला? विधायिका के द्वारा, विधायिका की विधि से मिला। और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका स्रोत तो क्या हो जाएगा? संविधान हो जाएगा। अब संवैधानिक अधिकारों को भी स्टूडेंट दो भागों में बांट सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? कैसे? वो संवैधानिक अधिकार, गौर कीजिएगा, वो संवैधानिक अधिकार जिन्हें राज्य गारंटी के रूप में देता है, वो संवैधानिक अधिकार जिन्हें राज्य गारंटी के रूप में देता है नागरिकों को कि इनकी तो गारंटी लेके चले जाओ, और जिनको राज्य गारंटी के रूप में देता है वो न्यायालय द्वारा संरक्षणीय भी होते हैं और ये वाद योग्य भी होते हैं। जो गारंटी के रूप में देता है, संरक्षणीय है, वाद योग्य है, ऐसे अधिकार जिनको ऐसे संवैधानिक अधिकार जिनको कोई राज्य अपने संविधान में गारंटी के रूप में देते और कह दे कि अगर आपको ये प्राप्त नहीं हो ना तो सीधे मेरे पास में आ जाना, सुप्रीम कोर्ट, अगर वो सुप्रीम अथॉरिटी है, ये गारंटी है और ये संरक्षणीय है। ऐसे अधिकारों को क्या कहते हैं स्टूडेंट? ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। ऐसे अधिकारों को क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। गौर कीजिए, वो संवैधानिक अधिकार जिन्हें राज्य गारंटी के रूप में दे, जो संरक्षणीय हो, जो वाद योग्य हो, और चूंकि राज्य देता है इसलिए जो राज्य के विरुद्ध हो, राज्य के विरुद्ध का मतलब है जिसको, चूंकि राज्य दे रहा है, ये आपके है, तो राज्य के विरुद्ध हो, जिनकी प्रकृति नकारात्मक हो। नकारात्मक का मतलब है जो राज्य को कुछ करने से रोकता हो। सबसे बड़ी बात है, ऐसे अधिकार जो गारंटी के रूप में देता है वो कैसे होंगे? बहुत ज्यादा तो नहीं होंगे। राज्य सोच समझ के कहिएगा कि ये न्यूनतम अधिकार तो मैं गारंटी के रूप में देता हूं, क्योंकि एक राज्य के रूप में हमने समझौता किया है। नागरिकों ने जब अधिकार राज्य को दिया है तो राज्य नागरिकों को कुछ गारंटी देता है, कुछ अधिकारों की जब सत्ता दी है नागरिकों ने, और वो जो गारंटी देता है राज्य कि ये तो मैं कम से कम दूंगा, इसीलिए
ये जो मौलिक अधिकार होते हैं वो अधिकतम अधिकार नहीं होते, बल्कि ये न्यूनतम अधिकार होते हैं। वो न्यूनतम अधिकार जिनकी गारंटी प्राप्त होती है, जो संरक्षणीय है, और न्यूनतम अधिकार होते हैं और जो संरक्षणीय है, जो वाद योग्य है। तो इन्हें मौलिक अधिकार क्यों कहा गया है? बहुत बार सवाल पूछा जाता है, वाई वी सेड फंडामेंटल राइट। इसलिए कहा है क्योंकि ये न्यूनतम अधिकार है, और न्यूनतम अधिकार का मतलब वो न्यूनतम अधिकार जो नागरिकों के लिए मूलभूत रूप से जरूरी है। मूलभूत रूप से कैसे? कि वो अधिकार जो नागरिकों के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या है, आवश्यक है। ऐसे मिनिमम राइट्स फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। बात समझ रही है? मैं उस संकल्पना को समझाना चाह रहा हूं जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ। मौलिक अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे न्यूनतम गारंटी युक्त संरक्षण अधिकार है जो नागरिकों के भौतिक, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक विकास के लिए आवश्यक है, न्यूनतम जरूरत है। दैट इज फंडामेंटल राइट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो मौलिक अधिकार हो गया, जो संवैधानिक अधिकार, जो गारंटी के बिना है उन्हें क्या कहते हैं? जो गारंटी के बिना है इन्हें कहते हैं गैर मौलिक संवैधानिक अधिकार। मतलब ये संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संरक्षणीय हो ये कोई बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि संरक्षणीय हो। जब गारंटी नहीं है और संविधान के भीतर भी हो सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? आप इसे कैसे समझोगे? आप इसे समझने के लिए जो संपत्ति का अधिकार वाली जो बात आपने पढ़ी होगी किताबों में, कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन आजकल ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 31 से हटा करके अनुच्छेद 300A में, संविधान के भीतर ही है ना, अनुच्छेद 300A में इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब ये संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन गैर मौलिक संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार संविधान से खत्म नहीं किया, इसको शिफ्ट किया, अनुच्छेद 31 से हटा करके अनुच्छेद 300A 300K में शामिल किया। मतलब ये संविधान में तो अभी भी है, लेकिन पहले इसके साथ गारंटी थी, अब इसके साथ गारंटी नहीं है। संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो शायद मुझे लगता है कि ये बात क्लियर हुई होगी। अब कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट कैसे होते हैं, जो विधायिका के द्वारा बनते हैं। वो क्या होते हैं? विधिक अधिकार। विधिक अधिकार संरक्षणीय हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वाद योग्य हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन गारंटी बिल्कुल नहीं होती कि हम दें। इन्हें कम और ज़्यादा किया जा सकता है, जो संसद की विधि द्वारा बनते हैं। भारत में बहुत सारे अधिकार जो है संविधान में नहीं है, लेकिन विधि द्वारा दिए गए हैं। महिलाओं को अधिकार दिए हैं, बच्चों को दिए हैं, पता नहीं कितने अधिकार जो है वो बाद में जो है विधि द्वारा दिया गया है। तो विधि द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं वो संवैधानिक या स्टैट्यूटरी राइट होते हैं। आप एक बार नज़र दौड़ाइएगा, मैंने अधिकारों का एक वर्गीकरण किया है, नहीं है? इस वर्गीकरण में एक वर्गीकरण और भी कर सकते हैं हम लोग। कौन सा? ये जो मौलिक अधिकार होते हैं इन्हें फिर दो भागों में बांट सकते हैं। एक अधिकार वो जो नागरिक अधिकार हो, और एक अधिकार हो जो गैर नागरिक या कॉमन अधिकार हो। नागरिक अधिकार वो मौलिक अधिकार होते हैं जो केवल और केवल उस देश के नागरिकों को गारंटी के रूप में प्राप्त होते हैं, और जो सामान्य अधिकार वो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त होते हैं। मैं अभी संविधान के भीतर की यात्रा में आपको लेके जाऊंगा। कई जगह आपको नागरिक शब्द मिलेगा और कई जगह आपको व्यक्ति शब्द मिलेगा। जहाँ नागरिक शब्द मिलेगा वो केवल नागरिकों के लिए है, और जहाँ व्यक्ति शब्द मिलेगा वहाँ वो नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए है।
ज़्यादातर अधिकार भारतीय संविधान में सामान्य अधिकार है, मौलिक अधिकार जो है। नागरिक अधिकार बहुत कम है। अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार है जो आर्टिकल 29 और 30 में है, वो नागरिक अधिकार है। कुछ और अधिकार जो है दिए गए हैं, कुछ अधिकार जो है वो भी नागरिक अधिकार है। बाकी ज़्यादातर अधिकार एक कॉमन अधिकार है जो हम जैसे जैसे मौलिक अधिकारों के आर्टिकल पढ़ेंगे उनमें क्लियर होता जाएगा। तो इस तरह से मैंने अधिकारों का एक व्यापक वर्गीकरण आपके सामने रखा। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ, कैसे, किस जगह है, कैसे आए, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार आए हैं, उनकी भी अपनी एक विकास यात्रा है, उनका भी अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और वो भी जानना हमको ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम मौलिक अधिकारों का इतिहास आप देखोगे, अगर हम इसका ऐतिहासिक विकास देखें तो सबसे पहले जो आप देखोगे कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक, नाम सुना होगा। इन्होंने सबसे पहले अगर आप देखोगे कि मौलिक अधिकारों की मांग अगर कहीं सबसे पहले पूरे फ्रीडम मूवमेंट में आप देखोगे तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अधिकारों की बात वहाँ से निकलती है। उसके बाद में अधिकार की बात आपको पता है, जब भारतीय लोग विदेशों में पढ़ने गए और देखा कि दुनिया की अन्य डेमोक्रेसी में नागरिकों को तो राइट होते हैं, नहीं है, तब अधिकारों की मांग उठने लगी। 1922 में महात्मा गांधी ने भी मौलिक अधिकारों की बात कही, लेकिन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो स्पष्ट बात जो है वो आती है 1928 में नेहरू समिति। नेहरू समिति कैसे, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ये कहानी हमने संवैधानिक विकास में भी बताई थी कि जब साइमन कमीशन भारत आता है तो ये कहता है, 2-3 बातें उसने कही, लेकिन 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। उसमें एक चुपने वाली बात कहती थी, क्या, कि भारतीयों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो संविधान बना सके। वो संविधान सभा की मांग कर रहे थे बार बार। तो फिर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे, नेहरू समिति का गठन किया। 8 सदस्यीय नेहरू समिति का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस भी उसमें से एक सदस्य थे और उसने भारत का एक संविधान बना करके दिया और उस संविधान में मौलिक अधिकार थे। गौर कीजिएगा, जो नेहरू समिति ने भारत के संविधान का एक ड्राफ्ट बनाया था, उसका पूरा एक भाग मौलिक अधिकारों के रूप में रखा और वहाँ से मौलिक अधिकारों की मांग मजबूती से रखी गई। उसके पश्चात आपको पता है साइमन कमीशन ने यह भी कहा था कि आगे कोई भी ड्राफ्ट बनाओ, कोई भी व्यवस्था बनाओ तो उसमें भारतीयों की भागीदारी हो। और इसीलिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल डिस्कशन हुए थे। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इन गोलमेज सम्मेलनों में भी, विशेषकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में विशेषकर ये जो राउंड टेबल डिस्कशन हुए हैं, इनमें भी किसकी मांग की गई? फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई। हालांकि बाद में जब राउंड टेबल डिस्कशन के पश्चात जो ड्राफ्ट बना, वाइट पेपर बना, उसे एक प्रवर समिति के सामने रखा गया, तो प्रवर समिति ने मौलिक अधिकारों की इस मांग को खारिज कर दिया और जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बना है, उसमें मौलिक अधिकार नहीं थे। आपको पता हो, हम ये बात बार बार सुनते रहे कि लगभग 60-70% जो संविधान का रूपरेखा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। तो बाकी कौन सा महत्वपूर्ण पार्ट था जो वहाँ नहीं था? और क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मौलिक अधिकार नहीं, जो को हम एक संविधान का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं? वजह यह है कि हम किसी भी डेमोक्रेसी के संविधान को संविधान तब तक नहीं कह सकते जब तक उसमें फंडामेंटल राइट नहीं हो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में फंडामेंटल राइट नहीं थे। यही बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को काफ़ी कमज़ोर कर देती है।
तो ये मैंने एक मोटी तस्वीर रखी। अब जो संविधान सभा बनती है स्टूडेंट, तो संविधान सभा में आपको पता हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, मौलिक अधिकार समिति नहीं, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों की समिति। आपको पता है कि मैंने ये संविधान सभा में मैंने इस चीज़ को डिस्कशन किया है कि पूरी संविधान सभा समितियों के माध्यम से काम की। संघ समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य समिति, बहुत सारी समितियां बनी। बड़ी समितियां थी, 8-9 बड़ी समितियां थी। उनमें एक समिति मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों की समिति थी। ये जो मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक मामलों की इस समिति की एक उप समिति बनाई। किस पे? मौलिक अधिकार पे। इस समिति की एक उप समिति बनाई और जिसके अध्यक्ष कौन से? जिसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी साहब थे। आप जेपी कृपलानी साहब का भी बहुत ही शानदार व्यक्तित्व रहा है। आप इनके बारे में पढ़ सकते हो स्टूडेंट। पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी और इंडिया आफ्टर नेहरू और रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। उसमें कई जगह बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जेपी कृपलानी जी की भूमिका की बात होती है। तो जेपी कृपलानी जी जो थे, उनकी अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनी। तो मौलिक अधिकार एक समिति नहीं थी, एक उप समिति थी और उसने मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट लिया। हमने कई देशों के संविधानों का अध्ययन करके मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन मोटे तौर पर हमारे जो फंडामेंटल राइट थे वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा प्रेरित थे। हालांकि इसमें फ्रांस के संविधान की भी बहुत सारी बातों को लिया गया है और देशों के संविधान से भी लिया गया है, लेकिन इस तरह से भारतीय संविधान में अगर आप देखते हो तो भारतीय संविधान में अगर हम इसे देखें तो संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 36 तक, संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 36 तक 7 मौलिक अधिकार रखे गए हैं। मुझे बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप काफ़ी सीनियर, मैच्योर, अच्छे स्टूडेंट हो। नहीं है तो छोटी क्लासेस की तरह नहीं लिखते हुए मैं 7 मौलिक अधिकार जो संविधान में रखे गए: समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार राइट ऑफ फ्रीडम अनुच्छेद 18, 19, 21 अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22, मतलब 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, 2 आर्टिकल रखे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, ये था अनुच्छेद 25 से लेकर के 28, मतलब 25, 26, 27 और 28। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार ये था अनुच्छेद 29 और 30। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और आपका जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, जिसमें 5 प्रकार की रिट का प्रावधान किया गया, जो मैं डिटेल से बता भी चुका हूँ एक जगह। तो ये 7 प्रकार के मौलिक अधिकार मूल संविधान में रखे गए। अब आपका सवाल होगा कि आपने अभी तो बताया है कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 36 तक मौलिक अधिकार है, आप तो कहाँ से बता रहे हो? 14 से शुरू किया और 32 तक, तो बाकी फिर? हाँ, आर्टिकल 12 और 13 ये विशेष है और आर्टिकल 33, 34 और 35 ये भी विशेष है, इन्हें भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, आर्टिकल 12 में राज्य की डेफिनेशन है, आर्टिकल 13 में विधि शब्द के बारे में कहा गया है, जिसको हम डिटेल से लेंगे। न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पुनर्विलोकन टॉपिक में हम इसे डिटेल से लेते हैं। और आर्टिकल 33, 34 और 35 बेसिकली ये पैरामिलिट्री फोर्सेज और मौलिक अधिकारों की व्याख्या के संदर्भ में, डेफिनेशन के संदर्भ में ये बातें कही गई है। तो इस तरह से आर्टिकल 12 से लेकर के 36 तक फंडामेंटल राइट का प्रोविज़न संविधान के भीतर रखा गया है। यहाँ मैं
कुछ बातें ज़रूर स्पष्ट करूँगा और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। 2-3 चीज़ें रही। देखिए, हम यहाँ एक बात यह है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, गौर कीजिएगा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके अनुच्छेद 300A में संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाया गया। अब आपके सामने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये उठना चाहिए कि आखिर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाने की क्या ज़रूरत आ पड़ी थी? नहीं, और ये भी सवाल है कि क्या मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है या हटाया जा सकता है? तो ये तो एक अलग बहस होती है। लेकिन संपत्ति के अधिकार को लेकर के ऐसी क्या दिक्कतें आई? स्टूडेंट, जो मैंने अभी शुरू में बात कही थी कि अधिकार और कर्तव्यों के बीच में भी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कि हम एक तरफ अधिकार है, दूसरी तरफ कर्तव्य है। तो इन विरोधाभास में अगर अधिकार और कर्तव्य के बीच में टक्कर हो जाए तो फिर क्या हो? और नीति निदेशक तत्व चूंकि राज्य के कर्तव्य है और अधिकार नागरिकों के अधिकार है, तो किसको सुपरमेसी प्राप्त हो? नेचुरली जिसको गारंटी दी गई उसको मिलना चाहिए। लेकिन कभी कभी अधिकार और कर्तव्य, क्योंकि कर्तव्य भी नागरिकों के लिए ही है, और कभी ज़्यादा व्यापक और कम व्यापक कि कौन ज़्यादा वेलफेयर के लिए है, ये बड़ी बहस का विषय बन जाता है। और यही बात यहाँ हुई। आर्टिकल 38 और आर्टिकल जो 37, 38 और 39, आप गौर कीजिए, अनुच्छेद 37, 38 और 39, इन 3 आर्टिकल के भीतर आप जाके देखोगे तो आपको एक विशेष बात मिलेगी। इसमें कहा गया है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह आय की असमानता को कम करे और सार्वजनिक संसाधनों का समरूप वितरण सुनिश्चित करे, समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करे। ये जो बातें कही है, ये आर्थिक न्याय की बात कही है, और संपत्ति का अधिकार आर्थिक न्याय की इस संकल्पना के अगेंस्ट चला जाता, क्योंकि फिर आप किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि उसको मौलिक अधिकार मिला है। इसीलिए जो समाजवादी विशेषता थी, जो इकोनॉमिक जस्टिस की बात थी, ये चूंकि संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है कि सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करे, तो एक तरह से प्रस्तावना नीति निदेशक तत्वों की जो ये मूल भावना थी उसके अगेंस्ट चली जा रही थी संपत्ति का अधिकार। और इसीलिए स्टूडेंट बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, हटाया गया। तो ये भी मैंने आपको एक बात बताई। इसके अतिरिक्त जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में हम एक बात कहते हैं कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है, तो राज्य क्या है ये तो जानना पड़ेगा ना, कि राज्य क्या है जिसके विरुद्ध है, और राज्य का मतलब क्या होता है। मौलिक अधिकार नकारात्मक होते हैं क्योंकि राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, लेकिन राज्य में किसको करने से रोकते हैं? आप पूरे मौलिक अधिकारों में जगह जगह ये चीज़ देखोगे कि राज्य के विरुद्ध है। इसलिए स्टूडेंट, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि राज्य का मतलब संविधान में क्या दिया हुआ है। राज्य का मतलब जो दिया हुआ है स्टूडेंट, आप देखिएगा संविधान का भाग 3 उसका आर्टिकल 12 को अगर आप खोल के देखोगे तो राज्य की परिभाषा है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो स्टेट वर्ड यूज़ हुआ है उसका मतलब क्या है। आप देखिएगा कि स्टेट का मतलब क्या है। नहीं, स्टेट का मतलब जो स्टूडेंट, यहाँ आप गौर कीजिएगा कि स्टेट का मतलब क्या है। इस भाग का मतलब भाग 3 में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, मतलब कोई अलग बात नहीं हो जाए, ये तो इसकी भाषा है। राज्य, ये जो राज्य शब्द है के अंतर्गत क्या क्या आएगा? भारत की सरकार। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद। भारत की सरकार का मतलब कार्यपालिका और संसद, तथा राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। हर स्टेट गवर्नमेंट की कार्यपालिका और विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, टेरिटरी ऑफ इंडिया के भीतर, या भारत के नियंत्रण के अधीन
भारत सरकार के नियंत्रण में, भारत की टेरिटरी के भीतर कुछ भी हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी राज्य के अंतर्गत आएंगे। समझ पा रहे हैं? स्टेट क्या है? अब आप इसे समझिए, सरल शब्दों में आप इसे समझिए। तो सरल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि स्टेट क्या है? तो सरल शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि राज्य के भीतर हम किसको शामिल करें? राज्य के भीतर हम किसे शामिल करें? केंद्र सरकार ये शामिल होगी, और इसमें किसको शामिल करें? संसद को। ठीक है, राज्य सरकार, जितने भी राज्य सरकारें हैं ये शामिल होगी, और सभी राज्यों की क्या होगी? विधानमंडल। और इसके अतिरिक्त भारत के भीतर के में सरकारों के नियंत्रण में कोई भी स्थानीय या कोई भी अन्य प्राधिकारी हो, कुछ भी प्राधिकारी हो, कोई भी अथॉरिटी हो। इसकी डेफिनेशन बहुत बार अलग अलग तरह से की गई है कि अन्य प्राधिकारियों में क्या क्या होगा। बहुत सारे अलग अलग केसेस में कहा है कि इसमें LIC भी होगी, इसमें ONGC भी होगी, इसमें आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी होगा, नहीं है इसमें आपका जो यूनिवर्सिटीज़ है वो भी होगी। धीरे धीरे व्याख्याओं में राज्य की परिभाषा बढ़ती गई। मतलब मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध है? तो जो राज्य की सोवरेनिटी को, अथॉरिटी को यूज करती है जो भी इंस्टीट्यूशंस, वो सारे राज्य है। सरल शब्दों में समझो तो आप इसे कैसे समझ सकते हो कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध है? सरल शब्दों में समझो तो स्टूडेंट इसे समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है। इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकार वो सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी, चाहे वो सेंटर, स्टेट या लोकल बॉडीज हो, जो राज्य की ओर से राज्य की सत्ता का प्रयोग करती है, वो सब स्टेट है। मतलब अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मैं राज्य में आता हूँ, मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हूँ तो मैं राज्य में आता हूँ, मैं सरकार द्वारा फंडेड अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो भी मैं राज्य में आता हूँ, सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक नियंत्रण के अधीन कोई इंस्टीट्यूशन है तो भी मैं राज्य में आता हूँ। इसलिए मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है। तो राज्य क्या है? ये आर्टिकल 12 ये बात कहता है। निश्चित तौर पर ये स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो है एक और हमको चीज़ देखनी चाहिए जिसको हम डिटेल से दूसरी जगह डिस्कशन करेंगे, न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा में। लेकिन फिर भी ये ज़रूर देखना चाहिए कि आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 स्टूडेंट बेसिकली जो आर्टिकल 13 जो बात करता है वो बात करता है कि इसे हम डिटेल से किसी दूसरी जगह पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा संक्षिप्त चर्चा करूँगा। आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले है ना, भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त सभी विधियां जो पहले से थी उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वे इस भाग का मतलब भाग 3 के असंगत हो। मतलब इसका मतलब यह है कि पुरानी जो स्वतंत्रता से पहले की जितनी भी विधियां हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो जितना वो उल्लंघन करेगी उतनी क्या हो जाएगी? असंगत हो जाएगी, मतलब उतनी शून्य हो जाएगी। फिर ये कहती है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या उन्हें न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक क्या होगी? शून्य होगी। इसका सरल शब्दों में अर्थ है कि बाद में, आज़ादी के बाद में जब संविधान लागू हो गया उसके बाद भी राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करती है, और अगर बना ली तो जितना वह उल्लंघन करती है उल्लंघन की मात्रा तक क्या होगी? शून्य घोषित होगी। एक तरह से जो ये आर्टिकल है बेसिकली मौलिक अधिकारों को न्यायिक समीक्षा योग्य या न्यायिक पुनर्विलोकन योग्य बना देता। लेकिन इस आर्टिकल को पूरा न्यायिक समीक्षा के टॉपिक में डिटेल से हम लोग स्टडी करते हैं, इसलिए वहाँ के लिए सुरक्षित रख लेते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें, कंसेप्चुअल क्लियरिटी, अधिकार, कर्तव्य, अधिकारों के प्रकार नहीं है, उस मौलिक अधिकारों की विशेषता और उनके बारे में, संपत्ति का अधिकार को क्यों हटाया गया, सारी चर्चाएं मैंने आपसे बहुत डिटेल में की है। निश्चित तौर पर ही कम से कम एक लंबी क्लास में जिसमें मैं बेसिक संकल्पनाएं बता रहा हूँ,
आप इस पूरी क्लास का आनंद लिया होगा और निश्चित तौर पर ये आपकी समझ बहुत व्यापक बनी होगी। हम आगे मौलिक अधिकारों को, एक-एक अधिकारों को आगे अगले लेक्चर्स में बढ़ाते हैं, ठीक है? तो आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।